है कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो आप लोग का जो चैप्टर है यहाँ पर वो है अमांडा, क्योंकि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और इसी के तहत हम यहाँ पर एक चैप्टर, बहुत बेहतरीन चैप्टर जो कि अमांडा है, इसकी पूरी स्टोरी को समझेंगे, पूरी समरी को समझेंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि किस तरीके से इसका जो सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसका सेंट्रल आइडिया अगर जो बात करते हैं तो आपको रटना नहीं है, यह समझना है कि किस तरीके से सेंट्रल आइडिया आपको इसका लिखना होगा। और कुछ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। तो सभी चीज़ें इस वीडियो में हम समझेंगे और इसके बीच बीच में कुछ ऐसे अच्छे वर्ड्स हैं उनको भी समझेंगे, क्योंकि कई बार इनके वर्ड से भी पूछा जा सकता है कि इस वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, और इसका जो पोएट है इसके सबके विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि पोएट से रिलेटेड भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा चैप्टर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दिया हुआ है अमांडा। अमांडा क्या है? यहाँ अमांडा पर ही पूरी बेस्ड स्टोरी है। अमांडा इस जो पोयम है उसकी एक जो मेन जो पार्ट उसमें वो अमांडा, ये एक लड़की है जिसके विषय में यह है कि उसे रोका जाता हर बात पर कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे इसमें, वैसे तो इस पोयम में उसकी माँ की कहीं चर्चा नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर यह मान की बात की गई है कि जो यहाँ पर जो रोक टोक लगाई जा रही है इस अमांडा पर, उसकी माँ के द्वारा ही ये लगाई जा रही है कि आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना है। उसकी माँ जिस तरीके से अमांडा को मना कर रही है, लेकिन अमांडा उसके विपरीत जस्ट अपोजिट सारे काम करती है। तो इसी पर बेस्ड पूरी स्टोरी है कि क्या इसमें अमांडा को करने के लिए कहा जा रहा है, किस तरीके से एक मैनर्ड तरीके से रहने के लिए उसकी माँ उससे बोल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन सभी चीज़ों की चर्चा करते हैं। पहला यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। यहाँ पर ये बात करी जा रही है कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे होते हैं वो यही अनुभव करते हैं कि उससे क्या कहा जाता है कि ये करो या वो ना करो। आपने भी ये महसूस किया होगा, ठीक है ना। यू मे टू फील दैट, आपने भी इसको महसूस किया होगा कि दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। ये बहुत बेहतरीन शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, कर्टेल्ड। कर्टेल्ड का मतलब होता है बाधित। ठीक है, कर्टेल्ड का मतलब होता है बाधित। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि आपने महसूस किया होगा कि आपका जो फ्रीडम है, आपकी जो आज़ादी है, उसको कर्टेल्ड किया जाता है, बाधित किया जाता है। ठीक है ना। राइट डाउन सम थिंग्स यू वांट टू डू, यहाँ पर बात की गई है कि आप उन कुछ चीज़ों के बारे में लिखो जिन कार्यों को आप करना चाहते हो। ठीक है ना। बट योर पेरेंट्स, यहाँ पर क्या बात की गई, जो आपके पेरेंट्स हैं या जो आपके एल्डर्स हैं वो अलाउ करते हैं आपको कि ऐसा ना करो। ठीक है ना, वो आपको अलाउ नहीं करते हैं कि ऐसा आपको करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर किया गया है कि टू रीड द पोएम अलाउड फॉर्म पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजास यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। मतलब यहाँ बात की गई है कि जितने भी आप ये जो स्टैंजाज हैं इनको जब आप ऊंचे स्वर में पढ़ेंगे तो हर एक स्टैंजा को जब बारी बारी पढ़ेंगे तो आप कुछ चीज़ों को ऐसे जोड़े आपको देखने को मिलेंगे जिससे आप चकित रह जाएंगे। तो इस पूरे जो इस पैरा का मतलब यहाँ पर यही है। अच्छा, अगर इसके जो राइटर की बात कर ली जाती है तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है रॉबिन क्लीन। क्या नाम है? रॉबिन क्लीन बोलते हैं, कुछ लोग कहीं पर क्लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसका एक समरी देख ली है। आइए वर्ड टू वर्ड हम सभी एक शब्द को लेकर के पूरी पोयम को, एक एक स्टैंजास को वर्ड टू वर्ड लेकर के चलते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो अमांडा है वो हमेशा उसको हर चीज़ की रोक टोक उसको लगाई जाती है जो उसे पसंद भी नहीं आती है, और वो एक रेपुंजेल जैसी की स्टोरी में खोई रहती है, मरमेड रहती है। यहाँ पर रेपुंजेल का जो मतलब हो जाएगा वो एक जलपरी जैसी पूरी कहानी है, एक जर्मन परी है इस पात्र में, जो एक मीनार में उसको रहना पड़ता है किसी कारणवश। ठीक है, तो यहाँ पर रेपुंजेल जैसी जो स्टोरी उसमें हमेशा खोई रहती है। चलिए स्टोरी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। यानी कि यहाँ पर अगर आप देख ही सकते हैं कि बाइट का मतलब होता है काटना। क्या काटना? नेल। तो ना जो अमांडा है उससे क्या कहा जा रहा है? उससे कहा जा रहा है कि अमांडा अपने नाखून को मत चबाओ, क्योंकि नाखून काटना बहुत बैड हैबिट होती है, इसलिए
अमांडा से कहा गया कि अपने नाखूनों को मत चबाओ। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि हंच हंच योर शोल्डर्स, हंच योर शोल्डर्स, हंच योर शोल्डर्स का मतलब ये होगा यहाँ पर कि जैसे कुछ बच्चे आप देखते होंगे कि जो दोनों कंधे हैं, दोनों शोल्डर्स हैं, उन शोल्डर्स को झुका करके बैठते हैं, ठीक है, स्लाउचिंग बिल्कुल झुक करके बैठते हैं। तो जो कंधे हैं उनको झुकाना नहीं है। यही उसकी माँ बोल रही है कि अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा, स्टॉप स्लाउचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा। वैसे तो ये बहुत बेहतरीन हैबिट होती है कि आप अगर अपने कंधों को बिल्कुल सीधा रखें और बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए, इस तरीके से उसकी माँ भी कह रही है। मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में उसकी माँ की बात तो नहीं कही गई है कि माँ ही इसमें डायरेक्ट हर एक बात को कह रही है, लेकिन आपको इसी तरीके से समझाया गया कि जैसे माँ ही हर चीज़ों को रोकती टोकती है, सही मैनर्ड सिखाती है, फादर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फील जो पोएट ने दिया हुआ है माँ को लेकर के ही दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा गया है कि स्टॉप स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो स्लाउचिंग का मतलब क्या होता है? स्लाउचिंग का मतलब होता है झुक करके बैठना। तो स्टॉप स्लाउचिंग, झुक करके मत बैठो, स्ट्रेट सिट अप स्ट्रेट अमांडा, और बिल्कुल सीधे बैठो अमांडा, ठीक है ना। यहाँ पर उसे क्या कहा गया है कि स्ट्रेट बैठो और सीधे बैठो, कंधों को झुका करके मत बैठो। तो लिखा है यहाँ पर कि देयर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। वैसे ब्लिसफुली का अगर यहाँ पर मतलब देखो तो परम आनंद होता है। क्या होता है? परम आनंद, परम आनंद इसका मतलब होता है। ब्लिसफुली का मतलब क्या होता है? परम आनंद, यानी परमानंद भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी। अब यहाँ पर जो एमरल्ड है इसका मतलब होता है हरे रंग का। इस एमरल्ड का क्या मतलब होता है? हरे रंग का। सी मतलब समुद्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात की देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी, यानी कि एक शिथिल चमकीले हरे रंग का समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और जो जहाँ पर मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ, एक अकेली जलपरी जो परम आनंद से जलधारा में इधर उधर मरमेड, मरमेड का मतलब क्या होता है? जलपरी, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, परम आनंद में इधर उधर अपना क्या कह रही है कि जलधारा के साथ तैर रही है, घूम रही है, फिर रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो पहला स्टैंडा वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टैंडा देख लेते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। यहाँ पर बात करी जा रही है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क को कंप्लीट किया हुआ है, समाप्त किया हुआ है। इसके अलावा बात कहा गया कि डिड यू टाइडी योर रूम। टाइडी का मतलब होता है कि जैसे रूम है अगर अस्त व्यस्त होता है तो उसको व्यवस्थित करना, जैसे कपड़े इधर फेंक देना, टॉवल उधर फेंक देना, कॉपी किताब या जो आपका बैग है स्कूल का, जो शूज़ हैं सबको इधर उधर फेंक देते हैं तो वो अव्यवस्थित हो जाता है। अगर उसको प्रॉपर मैनर पर रखा जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं टाइडी, यानी कि व्यवस्थित रूप से किसी चीज़ को, जो रूम है उसको रखना है, ठीक है। तो क्या कहा कि डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपने रूम को व्यवस्थित किया हुआ है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। इसमें कहा गया है कि मेरा विचार है कि मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने को कहा था अमांडा, ठीक है ना। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। मतलब क्या हो गया कि इसमें कहा गया कि मैं अनाथ हूँ जो गलियों में घूम रही हूँ, मैं अपने शांत नंगे पैरों से, यहाँ पर बेयर फीट का मतलब क्या होता है? नंगे पैरों से, ठीक है यहाँ पर। और हस्ड का क्या मतलब होता है? शांत। ये जो हस्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? शांत होता है, ठीक है ना। तो यही इसमें कहा गया है कि आई एम ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब अनाथ, जिसका कोई माता पिता ना हो, इस तरह से उसको ऑर्फन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या गया कि मैं अनाथ हूँ जो रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूम रही हूँ, ठीक है। मैं आई एम पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, यानी कि जो गलियों में घूम रही है, मैं अपने शांत नंगे पैरों में क्या कर रही हूँ? नरम मिट्टी के नमूने बना रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, यानी कि शांत बहुत सुनहरी है, जो शांति है, जो साइलेंस है वो बहुत सुनहरी यानी गोल्डन है, और जो स्वतंत्रता वो बहुत मधुर है। तो द फ्रीडम इज स्वीट, यानी स्वतंत्रता क्या है? बहुत ही मधुर है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी जो एक स्टैंजा खत्म हुआ है। इसके बाद कहा गया है कि डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा,
अमांडा चॉकलेट को मत खाओ, ठीक है ना। अमांडा, चूँकि चॉकलेट वैसे खाना बुरी बात तो है नहीं क्योंकि बहुत टेस्टी होती है, लेकिन जब अमांडा क्या कर रही है, अमांडा को यदि कुछ जो चॉकलेट उससे कुछ मतलब वो हो सकता है उसको किसी प्रकार की एलर्जी हो या कोई समस्या हो, तो इस तरीके से जो उसकी माँ है वो इससे कह रही है। क्यों कह रही है इसको भी आगे हम देखेंगे। डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। बात समझ में आ गई यहाँ पर कि चॉकलेट के लिए क्यों खाने के लिए मना करा जाए, क्योंकि उसके एक्ने को ध्यान करने की बात कही जा रही है अमांडा से। और विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, यानी कि यहाँ पर बात करी गई है कि उस चॉकलेट को मत खाना अमांडा, अपने मुहासों का ध्यान रखो। एक्ने यानी कि जो दाने हो जाते हैं गाल पे, चीक्स पे, कहीं पर भी फोरहेड पर, तो कहीं पर जो दाने हैं, जो मुहासे हो जा रहे हैं, उसके विषय में बता रही है इसकी माँ कि उस चॉकलेट को मत खाना अमांडा, अपने मुहासों का ध्यान रखो अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, यानी कि यहाँ पर बात करी जा रही है कि कृपया मुझे देखो जब मैं तुमसे बात करती हूँ अमांडा। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे माता पिता कुछ बोलते हैं तो इधर उधर देखते हैं, जैसे लगता है कि माता पिता की बातों पर ध्यान ही ना दे रहा हूँ। तो वही उसकी माँ कह रहा है कि जब मैं बात करूँ तो मेरी ही तरफ देखो। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू अमांडा लुक एट मी, मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ठीक है ना। इसके बाद है कि आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इज टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, ठीक है ना। क्या बात यहाँ पर की गई है, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट केयर। वैसे मैंने रेपुंजल के बारे में आपको बताया है। रेपुंजल क्या होता है कि एक जर्मन परी की कहानी है, जिसकी जो इसका जो पात्र है वो मीनार में उसको रहना पड़ता है, नहीं किसी बिल्डिंग में उसको रहना पड़ता है। और जो ट्रैंक्विल है इसका मतलब होता है शांत। इस ट्रैंक्विल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है शांत, ठीक, बिल्कुल काम। और रेयर का मतलब क्या होता है, दुर्लभ। इस रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, जो यूनिक हो, ठीक है ना, बहुत ही कम देखने को मिले, उसको बोलते हैं दुर्लभ, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इज इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। मतलब क्या कहा जा रहा है कि मैं रेपुंजल हूँ, मुझे परवाह नहीं है। यानी कि जो अमांडा वो क्या कह रही है, मैं रेपुंजल हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। इस मीनार में जीवन बहुत शांत और दुर्लभ है, मैं निश्चित रूप से चमकीले बालों को कभी नीचे नहीं गिरने दूंगी। आई सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, नेवर मतलब कभी नहीं, लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, जो चमकीले बाल हैं उसको लेट डाउन का मतलब नीचे गिरना, लेट डाउन का मतलब नीचे गिरना, कभी नीचे गिराना नहीं चाहूँगी, कभी नीचे नहीं गिरने दूंगी। इस तरीके से ये है। इसके बाद क्या कहा गया है कि स्टॉप द सल्किंग एट वंस अमांडा। सल्किंग का मतलब क्या होता है, सल्किंग का मतलब होता है खींचना, यानी कि एक इरिटेशन जो होती है उसको बोलते हैं खींचना। तो सल्किंग का मतलब इरिटेशन या खींचना। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यानी कि इस खींचने को एकदम खत्म कर दो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, मूडी का मतलब क्या होगा यहाँ पर, जो चिड़चिड़ी, हमेशा जो चिड़चिड़ा रहता हो, हमेशा जो खींचता रहता हो, इरिटेट होता रहता हो, गुस्सा होता रहता हो। कुछ बच्चे हमेशा गुस्सा होते रहते हैं, जरा से माता पिता या मम्मी पापा कुछ भी बोलते हैं हर बात पे गुस्सा होते हैं। तो उसी बात को कहा जा रहा है कि स्टॉप द सल्किंग एट वंस अमांडा, यानी कि खींचना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा चिड़चिड़ी बनी रहती हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। यहाँ पर नैग्ड का मतलब हो जाएगा परेशान करना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, परेशान करना, यानी कि हर कोई यह सोचेगा कि मैं तुम्हें परेशान करते रहती हूँ। एनी वन वुड थिंक, हर कोई यही सोचेगा, जैसे तुम रिएक्ट करती हो अमांडा, उससे एनी वन मतलब कोई भी, हर कोई यही सोचेगा। थिंक का मतलब सोचना, क्या, नैग्ड मतलब परेशान करना, एट यू अमांडा मतलब क्या हो जाएगा कि सब लोग यही सोचेंगे कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ अमांडा, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी रही थी जिसको आप लोगों ने समझा है। अब अगर इसके सेंट्रल आइडिया की बात कर ले तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल आइडिया होता क्या है। सेंट्रल आइडिया वो होता है जो उस पूरी पोयम का पूरा जो सोल होता है, पूरी जो आत्मा होती है, जो मुख्य बात जो और जो पॉइंटेड बात होती है, जिस पर पूरा बेस्ड वो चैप्टर होता है और क्या उसमें टॉकिंग की गई है, ये उसकी मेन बात होती है, ठीक है ना। तो जैसे इसमें क्या कर, अगर मैं बात करता हूँ तो इस जो चैप्टर में इस सेंट्रल आइडिया इसका जो हो सकता है, उसमें जिसकी बात की गई वो एक चाइल्ड की बात की जिसका नाम अमांडा है। तो द पोएम इज़ अबाउट द अपराइटिंग ऑफ द चाइल्ड, ठीक है ना। इसमें ये इम्पॉर्टेंट बताया गया है, आवश्यक बताया गया है पेरेंट्स को कि अपने चिल्ड्रन से बात कर रहे हैं,
कि किस तरह से क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, एंड इंस्टिल गुड मैनर इन देम, बट दे ऑल्सो नीड टू सेंसिटिव टूवर्ड्स द विशेस ऑफ द चाइल्ड। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से बच्चों को उठना है, बैठना है, सारी चीज़ों को, और उनके लिए उन्हें विश भी करनी चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि किस तरीके से वो जो बालक है, बालिका है, स्टूडेंट है, जो भी बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो कितने सेंसिटिव हैं किन बातों को लेकर के, तो इसका भी जो गार्जियंस हैं उनको, पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो यही बात पूरी सेंट्रल आइडिया के अंतर्गत की गई है कि पेरेंट्स कीप गिविंग कमांड्स टू देयर चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपने बच्चों को कमांड करते रहना चाहिए कि किस तरीके से उठना है, बैठना है, क्या करना चाहिए, जिसको बोलते हैं संस्कार वाली बात, यानी जो मैनर्ड वाली बातें हैं वो बच्चों को बताते रहना चाहिए। इस चैप्टर में इसी बात पर चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, इसी तरीके से बेस्ड करके आपको किस तरीके से जो रिस्ट्रिक्शंस है उसे करना है या नहीं करना है, क्योंकि जब पोएम क्या कर रही है, गिव्स द मैसेज दैट पेरेंट्स शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट देयर चिल्ड्रंस फ्रीडम टू सच एन एक्सटेंट दैट दे फील सफोकेटेड। यानी कि बताया गया है इस पोएम में कि किस तरीके से जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपने बच्चों को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, उनकी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, जिससे उनको सफोकेशन की फीलिंग हो जाए, ठीक है ना। मतलब रेस्ट्रिक्शंस तो करना ही चाहिए, उतना करना चाहिए जिस तरीके से बच्चों को किसी प्रकार की सफोकेशन जैसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, उनका दम नहीं घुटना चाहिए। तो इस तरीके से पूरे सेंट्रल आइडिया को यहाँ पर बेस्ड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद पूरी इस चैप्टर की जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं बिल्कुल साझा करूँगा, और वीडियो पर आप बने रहिएगा, यानी कि चैनल पर आप बने रहिएगा। हर एक वीडियो का आप इंतज़ार करिए, क्योंकि लगातार मैं आपको इस प्रकार की वीडियो देता रहूँगा, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं। और एक अभी मैं आपको इसके बाद जो है वो एक इंग्लिश का ही पूरा एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और किस तरीके से पूरा पैटर्न एग्ज़ाम के अंतर्गत आपका पेपर का पूरा पैटर्न कैसा होगा, सभी बातों की चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। ओके।